let xn be, this is Cauchy's first theorem, and what it states, it says that if xn be a sequence of real numbers such that this is convergent sequence considering, then if we form arithmetic means, ये arithmetic means हम form कर रहे हैं an, फर्स्ट n टर्म्स का सम ले लीजिएगा डिवाइडेड बाई n, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंसेस का जब आप बनाओगे, आपके पास a1 बनाओगे, a1 विल बी x1, you will have a2 जब फॉर्म करोगे, this will be 1/2 x1 plus x2, so on you will be able to form an will be 1/n, सम आपके पास n टर्म्स का हो जाएगा। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन्स की आपके पास एक न्यू सीक्वेंस बनेगी an करके। तो कॉन्टेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि अगर सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है तो आपके अरिथमेटिक मीन्स की सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, एंड वो सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ज करेगी? दैट विल हैव द सेम लिमिट जो x की लिमिट है। ये है जी आपके पास कॉशीज फर्स्ट थ्योरम। प्रूफ देखिएगा, आपके पास बाय हाइपोथेसिस आपके पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस यू एज यू नो दैट इज ऑलवेज अ बाउंडेड सीक्वेंस, सो ये बाउंडेड है। तो बाउंडेड होने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर m सच दैट मॉडुलस ऑफ ईच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज लेस देन इक्वल टू m। ठीक, ये आपके पास बाउंडेड, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड, एक चीज ये यूज करेंगे। तो अब हमें क्या शो करना है? हमें कन्वर्जेंट शो करना है, तो हमें शो करना है कि an माइनस एक्स जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर k। तो ये k एग्जिस्ट करवाएंगे, तो बिगिन करेंगे हम, वी विल बिगिन by taking arbitrary epsilon number, epsilon positive. So let us take epsilon to be a positive number. Then using the definition of the convergence of the sequence xn, क्योंकि ये convergent है, तो by using that definition on the xn, what that says, you will have some natural number, मैं उसको denote कर रहा हूँ k1 epsilon से, it depends upon epsilon, such that this distance of nth term from x is less than epsilon half for all n greater than equal to k1। ये just definition हम लिख रहे हैं क्योंकि xn कन्वर्जेंट है। ये अब हमारा जो मेन काम है वो an माइनस एक्स को, तो ये आपके पास an है, दिस इज an माइनस एक्स, इसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 1/n को बाहर निकाल दो, तो एलसीएम करके, तो एलसीएम करके 1/n बाहर निकालोगे तो आपके पास x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये nx बनेगा। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि nx है तो nx का मतलब है आई कैन राइट x हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, x को n टाइम्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो x को nx का मतलब है x को n टाइम्स ऐड करना। तो जब इस तरह से लिखा तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वी हैव, हमारे पास n x's हैं, तो मैं x1 के साथ भी x लिखूंगा, फिर मैं x2 के साथ भी एक x लिखूंगा, सो ऑन प्लस हर एक टर्म के साथ एक x लिखूंगा, एंड देन आई विल यूज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलेगी लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस एक्स प्लस x2 माइनस एक्स प्लस ऑन प्लस xn माइनस एक्स। ठीक है, 1/n इज ऑलवेज देयर। तो यही नेक्स्ट स्टेप पे हमने लिखा हुआ, इज इट ओके? यस सर। तो ये आ गया अब आपके पास स्टेप। तो लेट अस नेम दिस इक्वेशन समथिंग। ठीक है, 0.2 रखिए यहाँ पर। तो नाउ आपके पास एक नंबर k1 मिला है यहाँ पर, तो लेट अस लुक एट दिस कि अगर n हम चूज करते हैं टू बी अ नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1, तो फिर ये अब हम इस सम को पहले देखते हैं। ये जो सम हमारे पास राइट हैंड साइड पे आया है, तो इस सम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वी आर गोइंग टू स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट में, क्योंकि आपके पास n ग्रेटर देन इक्वल टू k1 है, तो पहले k1 से आगे वाली टर्म्स को देखते हैं, k1 प्लस 1, k1 प्लस 2, इन टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब आपके पास के n ग्रेटर देन इक्वल टू k1 है, तो k1 प्लस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू k1 होगा, और उस केस में आपके पास ये k1 से बड़ा होने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस इनइक्वालिटी।
ये इनइक्वालिटी हम यूज कर सकते हैं कि उस केस में आपके पास जो डिस्टेंस है nth टर्म का फ्रॉम x दैट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो उस केस में क्योंकि x के 1+1 है तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा, ये वाली टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगी। तो ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं, हाउ मेनी टर्म्स दीज आर, ये आपके पास n-k1 टर्म्स हैं। ये जितने भी सम है दीज आर n-k1 टर्म्स, तो ये सारी की सारी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बाय 2 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है, n-k1 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आई कैन राइट सारी टर्म्स लेस देन है तो प्लस प्लस so on प्लस एप्सिलॉन बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज n-k1 टाइम्स being added epsilon by 2 with itself। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। तो फिर मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बना लेते हैं। n-k1 है तो ऑब्वियसली n-k1 जो है दिस इज लेस देन n है, तो आई कैन राइट दिस n-k1 epsilon by 2 लेस देन इक्वल टू n epsilon by 2। इज इट ओके? ये इनइक्वालिटी ठीक है? यस सर। ओके, ये आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ये k1 प्लस, अब k1 तक चले जाते हैं। ठीक है, अब ये आ गया x1 माइनस के प्लस x2 माइनस के, यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। ठीक है, x1 पे x1 माइनस x पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाऊंगा तो दिस विल बी मॉड ऑफ x1 प्लस x। ठीक है, प्लस इसी तरह से आपके पास इट विल बी x2 मॉड ऑफ x2 प्लस mod x plus so on plus it will be mod of x k1 plus mod of x। वही लिखा है मैंने यहाँ पर सम में, समेशन की नोटेशन में लिखा है। ठीक है, तो अब लेकर हम यहाँ यूज क्या करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ यूज करेंगे कि ये कितनी टर्म्स हैं, k1 टर्म्स हैं। तो आपके पास गिवन, जब बिगिनिंग में मैंने कहा था कि सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंडेड है मतलब आप लिख सकते हैं किसी भी टर्म के लिए टू बी लेस देन इक्वल टू m। तो इसको मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू m। जब लेस देन इक्वल टू m लिखोगे तो ये समेशन को आप लिख सकते हो j फ्रॉम 1 टू k1 है, दिस इज mod ऑफ x j प्लस mod ऑफ x। तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू समेशन j फ्रॉम 1 टू k1। तो mod of xj is less than m, it will be m plus mod of x। तो अब ये सेम चीज आ गई, m plus mod x कांस्टेंट है, तो दिस सेम चीज थिंग इज बीइंग एडेड हाउ मेनी टाइम्स, k1 टाइम्स। तो इसीलिए आई एम जस्ट राइटिंग इट टू बी लेस देन, साथ में बाउंडरनेस यूज करके, दिस इज लेस देन इक्वल टू k1 m plus mod x। इज इट ओके नाउ कि ये कैसे आ गया, यहाँ से यहाँ स्टेप कैसे आ गया? ये क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ ठीक है, इसको भी नाम रख लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, ये किस फॉर्म की सीक्वेंस है, ये इस तरह की सीक्वेंस है जी आपके पास के दिस इज अ सीक्वेंस के कोई कांस्टेंट के आप रख लीजिएगा c कांस्टेंट, c अपॉन n फॉर्म की कांस्टेंट है, वेयर c में क्या रखा है यहाँ पर, c इज k1 m प्लस mod x, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यू नो 1/n कन्वर्जेस टू 0, तो c कांस्टेंट है तो c अपॉन n भी 0 को कन्वर्ज करता है। सो इसीलिए ये जो सीक्वेंस है k1 टाइम्स m mod x अपॉन n विल कन्वर्ज टू 0, क्योंकि नोमिनेटर में जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट है, ये n के साथ चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट, सो इट कन्वर्जेस टू 0। तो अगर ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करती है तो लेट्स यूज, क्योंकि एप्सिलॉन हम लेकर चल रहे हैं ऑलरेडी, तो एप्सिलॉन के फिर इस पर भी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन विल से कि you will have another number, let us call this number to be k2 epsilon, such that terms का distance from 0, क्योंकि 0 से कन्वर्ज कर रही है तो it will be आपके पास k1 m plus mod x upon n minus 0 will be less than some number and that number is epsilon by 2। but 0 है तो 0 को आप हटा सकते हैं। फिर मॉडुलस इसलिए हटाया क्योंकि आपके पास ये सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, k1 पॉजिटिव, m पॉजिटिव, mod x पॉजिटिव है, तो मॉड लेने का जरूरत नहीं है। पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वो नंबर खुद ही होता है। सो दिस इज लेस देन, ये आ गया। ठीक है,
एप्सिलॉन बाई 2। नाउ अब ये सारी चीजें हम प्लग इन करेंगे किस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमने इस राइट हैंड साइड को ब्रेक करके दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक पार्ट इसका हमने लेस देन और इक्वल टू के करके k1 m प्लस मॉड x अपॉन n कर दिया है, दूसरे पार्ट को हमने लेस देन समथिंग n टाइम्स एप्सिलॉन बाई 2 का अपॉन n कर दिया। ठीक है, 1 बाई n ऑलरेडी इसमें है, तो लेट अस अप्लाई दीज थिंग्स टू, इस पे अप्लाई करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। लेकिन हमें कन्वर्जेंस चाहिए, तो हमारे पास अभी दो के लिए मिले थे, दो बार हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई करी, एक बार इस सीक्वेंस के लिए अप्लाई करी तो यहाँ आपका k2 मिला। इससे पहले जो ओरिजिनल सीक्वेंस है हमारे पास k1 में, उस पर अप्लाई करी थी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, तो k1 मिले थे। वो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही कोई पॉजिटिव नंबर रहे, तो वी आर डिफाइनिंग दैट नंबर टू बी k1 प्लस k2, सो दैट आपके पास कोई भी वेन एवर यू चूज n टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ऑटोमेटिकली वो n आपके पास k1 से भी बड़ा हो जाए और k2 से भी बड़ा हो जाए, सो दैट आपके पास आप इस इनइक्वालिटी 0.5 को भी यूज कर सकें, क्योंकि 0.5 होल्ड करती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू k2 के लिए, और अगर आपको ये 0.1 भी यूज करनी है तो उसको भी आप यूज कर सको ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। ये आपके पास, तो लेट अस लुक एट दिस, ये डिस्टेंस हम ये चीज मेजर कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी इक्वेशन में मैंने कहा कि हमने इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाई थी, बट द ओनली थिंग इज दैट आई हैव नॉट रिटन हियर 1 बाई n, इसके साथ 1 बाई n भी लिखना है मुझे। एक सेकेंड, इस इनइक्वल ये यहाँ पर 1 बाई n भी आएगा बाहर, पूरे टोटल बाहर 1 बाई n भी है इसके साथ। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट करके डाल दूंगा नोट्स में। तो ये आपके पास 1 बाई n 1 बाई n आ गया, बाकी इनइक्वालिटी सेम है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, k1 तक एक सम रखा, k1 प्लस से आगे दूसरा सम। अब ये जो ये आपके पास है x1 माइनस मॉड ऑफ x1 माइनस x, इसके लिए ये इनइक्वालिटी हम यूज कर रहे हैं। लेट मी क्लियर दिस आल्सो सो दैट मेरे पास ये चीज आपके पास ये नंबर से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.4 आप इसको यूज करो, तो 0.4 यूज करके आपके पास ये आ गया, डिवाइडेड बाई n है ऑलरेडी। फिर ये वाला पीछे जो पार्ट बचा है, इस पार्ट में भी हम कुछ यूज करेंगे, तो पहले लेकिन हम फिर ये k1 वाले पार्ट को के लिए ये यूज करते हैं कि k1 टाइम्स m प्लस मॉड x अपॉन n जो है, whenever you choose n to be greater than equal to k2, तो उसके लिए ये लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आता है, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस इसके साथ भी 1 बाई n है, मल्टीप्लाई में 1 बाई n है। तो अब ये वाली जो टर्म है, ये जो मेरे लास्ट में आपके पास इसको स्क्वायर में रखा हुआ है, इसके लिए ये क्या है, ये है मॉड ऑफ x k1 प्लस 1 माइनस x प्लस फ्रॉम k1 से आगे जो भी टर्म्स है, इसके लिए भी हमने ये एस्टिमेट यहाँ पर पीछे फाइंड किया है, ये वाला एस्टिमेट वेयर इज दिस, ये 0.3 देखिए जी, ये दिस 0.3 फॉर दिस, तो 0.3 क्या है, ये लेस देन इक्वल टू n एप्सिलॉन बाई 2 है। तो जब ये n एप्सिलॉन बाई 2 है, तो 1 बाई n तो ऑलरेडी इसके साथ चल रहा है, तो n एप्सिलॉन बाई 2 है, तो n और 1 बाई n कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचेगा पीछे टोटल एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 सम करके एप्सिलॉन हो गया। सो टोटली आपके पास क्या बना आप लास्ट में, कि whenever you choose n to be greater than or equal to k, आपके पास ये जो नंबर है, ये नंबर is nothing but this is distance of an जो arithmetic mean from x, this number is less than epsilon for all n greater than or equal to k, तो ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बन गई। you begin with any arbitrary epsilon greater than 0, आपको कोई एक k मिल गया, जो k आपको ये मिला k1 plus k2, such that जब भी आप n चूज करते हैं to be a number larger than k, then after that the terms of the sequence of this arithmetic sequence comes closer to x, क्योंकि तभी तो ये लेस देन एप्सिलॉन है।
तो दैट मीन्स बाय कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से दिस सीक्वेंस का जो लिमिट है ये कन्वर्जेंट है और ये किस क्या लिमिट है, इसका लिमिट भी x है. इज इट ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. सो ये दिस इज द फर्स्ट Cauchy's फर्स्ट लिमिट थ्योरम. हाँ, इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी होंगी कि हाउ यू कैन अप्लाई इट. आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, ये चूज एनी आर्बिट्रेरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिएगा, उसके अर्थमेटिक मीन्स फॉर्म कर लीजिएगा. आप 1/n ले लीजिएगा, तो 1/n को आप लगोगे तो 1/n पे लगाओगे तो दैट मीन्स 1/n, ये मीन आ गया 1 + 1/2 + so on प्लस 1/n. ये सीक्वेंस है. तो न्यू सीक्वेंस फॉर्म करके ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, ये 0 को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन है 1/n का. कुछ भी सीक्वेंस ले लीजिएगा, यू टेक एनी सीक्वेंस, ठीक है. तो इस तरह से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस भी क्रिएट की जा सकती हैं, बस उसको डिकोड करना आपने कि कहीं वो अरिथमेटिक मीन तो नहीं है, या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन तो नहीं है. तो नेक्स्ट थ्योरम जो है, नेक्स्ट थ्योरम यही कहती है, सेम चीज है. नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके ज्योमेट्रिक मीन्स की जो सीक्वेंस है वो भी एक्स को कन्वर्ज करेगी जिसको सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, और इसका प्रूफ कोई ज्यादा बड़ा नहीं है. अब देखिए, दो गिवन पार्ट के आपके पास एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रही है एक्स को, ठीक है. हमें शो करना है कि उसके ज्योमेट्रिक मीन्स की जो सीक्वेंस है, तो ज्योमेट्रिक मीन्स की सीक्वेंस भी एक्स को कन्वर्ज करती है. तो एक्स इज अ लिमिट. तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको, एक जब लिमिट आपका 0 होगा और एक जब लिमिट आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा. तो लेस देन 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ध्यान रहे कि जब भी ज्योमेट्रिक मीन आप फॉर्म करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव टर्म्स का ही लेना होगा, पॉजिटिव टर्म्स की ही सीक्वेंस लेनी होगी, क्योंकि आप रूट ले रहे हैं. तो nth रूट जब भी डिफाइन करना है तो nth रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही डिफाइन किया जाता है. यू कैन नॉट डिफाइन nth रूट फॉर नेगेटिव नंबर्स. इज इट क्लियर? -1 का स्क्वायर रूट थोड़ी डिफाइन होता है. दिस इज नॉट डिफाइंड इन रियल नंबर्स, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, ठीक है. तो ऑल दीज नंबर्स आर पॉजिटिव. तो लिमिट x की पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि xn जो है दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा. तो पहला पार्ट x अगर 0 है तो ये अगर आपके पास आ गया, ज्योमेट्रिक मीन्स का ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है. क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इट विल बी लेस, इट इज लेस देन अर्थमेटिक मीन. तो अर्थमेटिक मीन की सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि अगर सीक्वेंस जिस लिमिट को कन्वर्ज करती है उसके अर्थमेटिक मीन्स की सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करती है. तो दैट मीन्स an भी 0 को कन्वर्ज करेगा, ठीक है. तो ये लेस देन इक्वल टू gn है और gn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो 0 इज अ सीक्वेंस, कांस्टेंट सीक्वेंस आप कह सकते हैं. तो कांस्टेंट सीक्वेंस अपने आप को कन्वर्ज करती है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन्स की सीक्वेंस है अभी ये स्क्वीज की गई है दो सीक्वेंसेस के बीच में. एक अर्थमेटिक मीन्स की सीक्वेंस है जो 0 को कन्वर्ज कर रही है राइट साइड, और लेफ्ट साइड भी जो सीक्वेंस है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है. तो वो स्क्वीज थ्योरम क्या कहती है, या जिसको आप सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, बट आई एम यूजिंग स्क्वीज थ्योरम. याद है आप लोगों को स्क्वीज थ्योरम? स्क्वीज थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास तीन सीक्वेंसेस है an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn है, अगर an x को कन्वर्ज कर रहा है और cn भी सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो मिडल वाली सीक्वेंस है, स्क्वीज्ड सीक्वेंस है, वो भी उसको ही कन्वर्ज करेगी x को. तो यहाँ पर ये हो रहा है आपके पास. तो दैट मीन्स आपके पास ये जो gns हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, वो सीक्वेंस भी 0 को कन्वर्ज करेगी. दिस इज द सिचुएशन जब आपके पास x 0 होगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन यू हैव x टू बी अ पॉजिटिव नंबर. अगर x पॉजिटिव नंबर है तो लिमिट नॉन जीरो हुई, तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल्स की सीक्वेंस वी ऑलरेडी नो कि अगर xn x को कन्वर्ज करता है तो 1/xn विल कन्वर्ज टू x, बिकॉज x इज नाउ नॉन जीरो नंबर. 1/x x को कन्वर्ज करेगा, तो अब अगेन कॉशीज फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करोगे 1/xn पे. तो 1/xn पे कॉशीज थ्योरम अप्लाई करोगे
तो 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस ये जो अर्थमेटिक मीन बनेंगे, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 1/x को। ठीक है, 1/a, इसको मैं hn से डिनोट कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये क्या है, ये रेसिप्रोकल है हार्मोनिक मीन का। हार्मोनिक मीन का अगर आप देखें तो hn क्या आ गया यहाँ से, इसका मतलब अगर 1/hn कन्वर्ज करता है x को, तो hn विल कन्वर्ज टू x, where hn is clearly a harmonic mean. अगर वन रेसिप्रोकल देखो तो यू गेट दिस इज अ हार्मोनिक मीन, तो hn x को कन्वर्ज करता है। तो फिर अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई कि आपके पास you know that harmonic mean is less than or equal to geometric mean and geometric mean is less than or equal to arithmetic mean. तो अर्थमेटिक मीन भी x को कन्वर्ज कर रहा है, उससे हमने ये देखा कि हार्मोनिक मीन भी x को कन्वर्ज कर रहा है। तो again by the application of a squeeze theorem we get to see that gn converges to x. Is it okay? Yes, sir. ठीक है, तो ये बड़ा डायरेक्ट था, एक ही थ्योरम था, बस उसी थ्योरम कॉशीज फर्स्ट थ्योरम की एप्लीकेशन और स्क्वीज थ्योरम की एप्लीकेशन से झट से हमने प्रूव कर दिया कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करते हैं, जिसको आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर हार्मोनिक मीन एक्स को कैसे कन्वर्ट करेगा? हाँ ये देखो ना, ये मैंने पीछे ये किया ना, ये ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया ना, जो है ये ठीक है। तो अब अगर 1/hn इस तरह से है, 1/hn को लिखा है ना मैंने ऐसे, 1/n 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस so on प्लस 1/xn, तो hn क्या आएगा यहाँ से, hn हैज टू बी, इसका रेसिप्रोकल होगा ना 1/n का, तो n ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी 1/x1 प्लस so on प्लस 1/xn, ये आ जाएगा। क्लियर है ये हार्मोनिक मीन ही है ना hn। तो लेकिन नीचे हमने 1/hn को प्रूव किया कि 1/hn 1/x को कन्वर्ज करता है, तो 1/hn का रेसिप्रोकल किसको कन्वर्ज करेगा, 1/x के रेसिप्रोकल को, तो 1/x का रेसिप्रोकल x आएगा ना, hn विल कन्वर्ज टू x। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जी, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ये सारे के सारे सेम चीज को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप वही 1/n का ही ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, nth रूट ऑफ 1 1/2 1/3 so on up to 1/n। ये सीक्वेंस देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस है अगर आप कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से देखोगे तो, बट अगर सीधा आप ज्योमेट्रिक मीन देखोगे यू नो दैट इट कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, तो anyways let's look at this Cauchy's second theorem. This is known as Cauchy's second theorem. Cauchy's second theorem क्या करती है, Cauchy's second theorem आपके पास रेशो फाइंड करती है जी। ये आपके पास आ गई, आप x1 सीक्वेंस है, x1 x2 x3, this is the sequence and what it says, it finds the ratio of the terms, successive term आ गई, जैसे पहली टर्म x2 by x1, ये रेशो आ गया, x3 by x2 so on up to xn plus 1 upon xn, ये रेशो आ गया। तो ये थ्योरम कहते हैं कि इफ यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स और अगर ये रेशो कन्वर्ज करता है, ये रेशो वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो फिर ये रूट्स वाली सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। ये कह रहा है ना कि आपके पास xn का nth रूट ले लो अगर, तो nth रूट वाली सीक्वेंस भी सेम नंबर को कन्वर्ज करेगी जिसको ये रेशो वाली सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। इज इट ओके? ये ध्यान में रहे, ये थ्योरम हम ये रेशो रूट ये आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे, ये वाली चीजें, ये रेशो वगैरह वाली सीक्वेंसेस। तो लेट अस सी हाउ, कैसे ये प्रूफ किया इसने। अगेन इसमें वही है, ज्योमेट्रिक मीन्स वाला हम झट से एप्लीकेशन लगाएंगे, देखना कैसे। लुक एट दिस, सी लेट्स डिफाइन अ सीक्वेंस। y1 को इसने रखा x1, y2 को इसने डिफाइन किया x2 अपॉन x1, y3 को इसने डिफाइन किया x3 अपॉन x2 सो ऑन अप टू yn को इसने डिफाइन किया xn अपॉन xn माइनस 1।
इसी तरह से yn+1 आपके पास आ जाएगा xn+1 अपॉन xn। ठीक है, तो अभी हाइपोथेसिस गिवन कहता है कि ये जो रेशोज की सीक्वेंस है, रेशोज की सीक्वेंस एल को कन्वर्ज करे, तो ये yn क्या है, ये रेशोज वाली सीक्वेंस है ना, तो इसका मतलब ये yn की जो लिमिट है, yn की लिमिट इज l। अब yn की लिमिट l है, तो अभी जो हमने थ्योरम करी, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन्स अगर आप फॉर्म करें y1 y2 सो ऑन अप टू yn, इसके ज्योमेट्रिक मीन्स की जो सीक्वेंस है, वो ज्योमेट्रिक मीन्स की सीक्वेंस भी एल को कन्वर्ज करेगी। बट लेट अस लुक एट व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस y1 y2 एंड yn। लेट्स सी, अब y1, let us calculate y1 y2 y3 so on up to yn का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं। अब y1 is what? y1 is x1, y2 is x2 upon x1 and y3 is x3 upon x2 so on up to yn is xn upon xn minus 1। तो क्या हो रहा है ये देखिए, कैंसिल x1 और x1 कैंसिल होएगा, x2 और x2 कैंसिल होएगा, इस तरह से x3 so on up to xn minus 1 तक सारा कैंसिल होगा, you will be left only with n nth root of xn। तो अगर ये l को कन्वर्ज करिए, this means that nth root of xn converges to l। Is it okay? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो जस्ट वन स्टेप एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिक मीन्स की, बस ये सीक्वेंस को थोड़ा डिकोड करना था और कुछ नहीं। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर यूनिट 2 आफ्टर सम लिटिल करेक्शन बाय Sir? इवनिंग, जो पीछे एक, हाँ जी सर yn बोलो कैसे बोलो। l को कन्वर्ट करेगा, प्लीज बता देना फिर से। yn तो वही है ना जो हाइपोथेसिस में आपको गिवन है, ये है ना yn, ये yn+1 आ गया ना, ये xn ये गिवन है ना, xn+1 अपॉन xn कन्वर्ज कर रहा है l को, तो ये क्या है, ये yn+1 है, तो दैट मीन्स ये yn+1 वाली जो सीक्वेंस ये l को कन्वर्ज करे। अब yn+1 कन्वर्ज कर रही है, तो yn भी उसी को कन्वर्ज करेगी ना, l को, यस सर। n को n, ठीक है ना, ये क्लियर है अब? सर एक और आगे डाउट था, आगे करना पेज। हाँ जी, ओके, हाँ बोलो। सर ये xn 1/n पावर, ये l को कैसे कन्वर्ट कर रहा है सर, लास्ट स्टेप? ये वाला, हाँ सर यही। अरे ये वाली सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है ना l को, ये ज्योमेट्रिक मीन है ना, ये दिख रहा है आपको, क्योंकि yn कन्वर्ज कर रहा है l को, तो पीछे हमने प्रूव किया कि ज्योमेट्रिक मीन्स, ये ज्योमेट्रिक मीन बन गया ना, ज्योमेट्रिक मीन ये gn बन गया ना, तो gn भी l को कन्वर्ज करेगा, लेकिन इसको जब कैलकुलेट करो तो ये इसके बराबर आ जाता है, nth root of xn, तो nth root of, that means nth root of xn will converge to l। ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?